नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन हाय जावेद के साथ। वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश रहती है कि हम उन सियासतदानों से बात करें जो मंजे हुए हैं। परवेज़ कादरी साहब जो साबिक डिप्टी मेयर रहे हैं, यहाँ पे आप बखूब वाकिफ है। कुछ लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि ये एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्हें हर बारे में गहरा इल्म है। पिछली बार हमने इनसे बात की थी तो हमने खुद महसूस किया कि जो सियासतदानों को खुद भी नहीं मालूम कि वो सियासत में तो उतरे हैं, लेकिन कहीं पे उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस तरह की सियासत चलानी है, ये वो समझ नहीं पाए हैं आज तक। पहले उन लोगों के लिए जो शायद परवेज साहब से वाकिफ नहीं है, थोड़ा सा आज हम तफसीलन इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि परवेज साहब, आपका खैर मकदम है। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई और मैं काफी माइल हुआ। जो कुछ बातें आपने बताई खुद भी मुझे मालूम नहीं था उन बातों के बारे में। पहले हम थोड़ा सा आपकी जिंदगी के बारे में तफसीलन जानना चाहेंगे कि डिप्टी मेयर के ओहदे तक आप कैसे पहुंचे, आप उससे पहले आपकी जिंदगी किस तरह की कटी थी? देखिए, हाँ, जिंदगी तो मैंने सीधी सादी कटी है कश्मीर में। कश्मीर से बाहर नहीं गया हूँ, कश्मीर से बाहर नहीं गया हूँ। जब से होश संभाला है तब से कश्मीर के हालात देखे हैं, खराब भी, ठीक भी, वर्स्ट भी देखिए। तो एक एक्सपीरियंस होता है इंसान में कि जब अपने इलाके के, अपने स्टेट के हालात देखे तो हर एक चीज़ जानने में इंटरेस्ट रही कि हिस्ट्री क्या है, कश्मीर क्या था, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो इस बारे में इंटरेस्ट थी। तो 98 में मैं पॉलिटिक्स में आया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। तो 2018 तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। जहाँ तक बात करें, आप जानते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि हालात जो है मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर गए जब से आप सियासत में उतरे हैं। आपने देखा कठिन हालात भी रहे और आज अगर देखें तो आज हम कह सकते हैं कि हालात में काफ़ी सुधार आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पे सरकार यह दावा करती है कि लगभग हर एक चीज़ सुधर चुकी है, वहीं पे निगाहें पड़ती है कि पहले हम बात करते हैं कि जो इस वक्त लद्दाख के हालात है, काफी लोग आज ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि कभी इस तरह के हालात लद्दाख में नहीं देखे कि इस तरह वायलेंस होना, गाड़ियां जलाना, उसके बाद बीजेपी के दफ्तर पे हमला करना। तो क्या समझते हैं आप कि अगर उनकी कुछ डिमांड्स थी, क्या उन्हें पूरा करना चाहिए था या पहले ही उन्होंने यूटी को तस्लीम किया था और अब उनकी बात है कि अब उन्हें यूटी नहीं बल्कि स्टेट चाहिए? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो लद्दाख में परसों वाक़ा हुआ वो अफसोसनाक था। जो इंसानी जानें ज़ाया हो गई, जो लोग वहाँ मर गए, जो तशद्दुद का शिकार हो गए, जो ज़ख्मी हो गए हैं, मुझे दिली उनके साथ हमदर्दी है। उन ख़ानदानों को मेरी तरफ से तहसीत आपकी वसादत से। मगर पॉलिटिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकली हमें कोई एफिलिएशन नहीं रही लद्दाख के साथ, ना कोई पॉलिटिकल हमदर्दी रही लद्दाख के साथ। क्योंकि लद्दाख के लोग वो लोग हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसला लिया 370 के बारे में और स्टेट को बाइफरकेट किया, 2 हिस्सों में लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया। तो वो लोग थे जिन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने 5 अगस्त 2019 आज़ादी के तौर पर मनाया जी। तो इसलिए हम उस ज़मन में लद्दाख के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखते हैं और न कश्मीरी लोगों को रखनी चाहिए। क्योंकि अगर लद्दाख ने उस समय आवाज़ उठाई होती तो मुझे लगता है कि फैसला कुछ और होने वाला था, गवर्नमेंट भी कुछ और सोच सकती थी। मगर ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 370 तोड़ने पे, 35 तोड़ने पे लद्दाख में जश्न मनाया। और उन्होंने बहुत सारे वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने ये बताया कि आज लद्दाख आज़ाद हुआ है। तो हमें एक इंसानी जानों का अफसोस है जो ज़ाया हो गई। मगर पॉलिटिकली हमें कोई अफसोस नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने उनके साथ वादे किए, चाहे वो पूरे होंगे नहीं होंगे,
उन्होंने आज़ादी का दिन बनाया 5 अगस्त को, चाहे उन्हें स्टेट मिले, चाहे उन्हें 6th शेड्यूल मिले। मुझे नहीं लगता है कश्मीरी लोगों को इनसे कोई गर्ज रखना चाहिए। आपकी बात सही है। जैसा कि मैंने भी कहा कि उस दिन जश्न का माहौल था, जब उन्हें खुशी उनके कहने के मुताबिक हुई कि दफ़ा 370 35A और उसके बाद उन्हें यूटी करार दिया गया। उन्होंने खुशियां मनाई और आज वो महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ में ये डिसीजन नहीं है। बहरहाल इंसानी जानों का ज़िया हुआ, ये तो इंसानियत का तकाजा है कि कहीं पे भी किसी की जान चली जाए, ये कोई नहीं चाहता है। परवेज साहब, यहाँ पे अगर बात करें, मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। पिछली बार भी आपने कुछ ऐसी बातें कही कि मैंने भी समझा कि आपको इतनी इल्मियत है कि हमारे सियासतदानों को पता ही नहीं। जहाँ तक मसला है कि अभी आप जानते हैं कि एक MLA मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जेर हिरासत है और उसके ऊपर PSA लगाई गई है। तो यहाँ पे काफी कोशिशें की और यहाँ के वजीर आला ने भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने भी कहा, जितने भी अपोजिशन में है उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि PSA नहीं लगवाना चाहिए था मेंबर पार्लियामेंट पे। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो कोशिशें की जा रही थी कि उन्हें इसे बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई रास्ता अभी किसी को हाथ नहीं लगता। क्या कहेंगे आप इस पे कि क्या कोई रास्ता है उनको बाहर निकालने का, या उनको उनके किए की सजा मिल रही है? देखिए, मैं इस ज़िम्मन में आपसे एक अर्ज करना चाहूँगा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 370 हटाने के बाद, उसमें जम्मू कश्मीर के कम से कम जो असेंबली ने, यहाँ के असेंबली ने कानून बनाए थे, एक 150-55 के करीब जो है वो कलअदम करार दिए गए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलअदम करा दिए गए उस 370 जब तोड़ा गया, और उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, और 160 कानून ऐसे हैं जो उस समय नए बनाए गए। उसमें काफ़ी तरमीमें हुई। जो जम्मू कश्मीर के कुछ एक्ट हैं उनमें भी काफ़ी तरमीमें हुई, और जो बचे कुछ असेंबली के एक्ट थे, कानून थे, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए। 31 मार्च 2020 को एक एसओ जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वहाँ पे इस जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया यूटी के लिए। तो उसमें भी कुछ तरमीमें हुई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था उसमें सेक्शन 9 में एक एडवाइजरी बोर्ड की जिक्र की गई है कि एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए जिसका हेड एक रिटायर्ड जस्टिस या कोई भी जस्टिस जो रिटायर हुआ हो या करंट जस्टिस हो, तो उसको उस एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए, ताकि जो भी PSA, हमारे डिविजनल कमिश्नर और DC, हालांकि एक्ट में ये जिक्र है कि ये 2 अथॉरिटीज़ हैं जो यहाँ पे PSA को इम्प्लीमेंट करते हैं, PSA को लगाते हैं और एग्जीक्यूट करवाने में, तो इनको इख्तियार है कि ये उस एडवाइजरी बोर्ड को वो अपना PSA भेजे। और बाद में जब एक PSA ड्राफ्ट होता है, एक इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती है पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डोजर बनाया जाता है, तो उसको रिव्यू करते थे उस एडवाइजरी बोर्ड में। अब उसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट हुई है। गवर्नमेंट ने उसकी एक कमेटी बनाई है अलग से, सर्चिंग कमेटी उसका नाम है, और उस सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में एक कमेटी बनाई गई। उसका हेड यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बनाया गया जी, और 2 मेंबर है उस कमेटी में। उसमें हमारे जो एडिशनल होम सेक्रेटरी है वो हैं, और जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट है वो एक मेंबर है, और एडिशनल सेक्रेटरी होम एक मेंबर है। तो मैंने परसों भी जिक्र कि कहने और करने में बहुत फर्क है। हमारे चीफ मिनिस्टर को ये बातें समझनी चाहिए। हमारे जो भी इसमें जिन्होंने भी बोला, जिन पॉलिटिकल पार्टी ने भी बोला, चाहे उगलाव ने बोला, चाहे हमारे कैबिनेट मंत्रियों ने बोला, हमारे MLAs ने बोला,
कि उनको चाहिए था करने और करने में बहुत फर्क है। अगर ये चीजें करते, देखिए हमारे पास एक कमेटी थी जिसका हेड यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे, वो उस कमेटी में जो इनका पीएसए था उसमें रिव्यू होता, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। उस कमेटी के जरिए ये उनका जो पीएसए रिवोक कर सकते थे। ये कानून है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। जो कानून 370 तोड़ने के बाद जो अडॉप्ट हुए उसी कानून की मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। तो इन्होंने वो कोशिश नहीं की, ये बयानबाजी में लग गए। और मैं आपको ये कह दूं कि इन्होंने इस चीज को यहाँ पे अब प्रेसिडेंस बनाया। देखिए हमने आवाज उठाई थी, महराज मलिक को पीएसए हुआ, गलत हुआ। हमने इसलिए बोला था कि आगे के लिए जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल क्लास है उन पे इस तरह की कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से ना हो। हमने इसलिए आवाज उठाई थी, हमने इसलिए बोला था कि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। हमने इसीलिए बोला था कि अब ये प्रेसिडेंस बन गई, अब ये कल को चीफ मिनिस्टर को भी बंद करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के सिवा इनके पास कोई चारा है। नहीं, देखने वाली बात यह है कि क्या सीएम तक ये बात उनके इल्म में नहीं है कि जो कमेटी बिठाई गई है तो उस कमेटी को अभी उसका हमें लगता है कि कहीं पे वजूद ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं कि इस किस्म की बात हुई कि कमेटी तक ये बात पहुंचाई जाए और कमेटी को कहा जाए कि पहले आप इसको रिव्यू करें। क्या हमारे सियासतदान को ये मालूम नहीं है? देखिए मैंने कहा आपको, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, ये जो गवर्नमेंट है अभी की गवर्नमेंट जो है ये उस चीज से बेखबर है कि यहाँ पे असेंबली के कौन से कवानीन थे, कौन से कलदम हुए, कौन से नए बने, इनको उनके बारे में इल्मियत नहीं है। मैं वजाहतन आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो पीएसए हुआ, जो पीएसए का कानून है वो 31 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया और उसमें कुछ तरमीमें भी हुई। मैंने कहा कि हमारा जो पीएसए एक्ट था उसमें 24 सेक्शन टोटल है और 24 सेक्शन में मुदाखलत कर दूं, मैं वाज़ह ये कह सकता हूं कि आपकी बातों से महसूस होता है कि जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं पहले उन्हें ये नहीं पता कि यूटी में जो अब कानून जो 370 हटने के बाद यहाँ पे लागू किए गए हैं उन कानूनों की उन्होंने जांच नहीं की। क्या आप ये समझते हैं कि जो लोग यहाँ पे गिले और शिकवे करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने वादे किए थे या जो काम उन्हें करने हैं वो कर नहीं पाते हैं? इतना कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ और वाज़ेह अल्फाजों में कहा कि मेरे पास फौज का इख्तियार है, पुलिस का इख्तियार है, बाकी मेरे बस की बात नहीं है। क्या यहाँ के एमएलए वगैरह जो है, क्या उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे हज इख्तियार में क्या है? डायरेक्टली वो बोलते हैं कि ये यूटी है, हमारे हज इख्तियार में। देखिए मैं आपको ये एक चीज थोड़ा वजाहत से कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पे एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, वो एक गवर्नमेंट गैजेट में शाया हुआ, तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने वो पढ़ा नहीं है। उनको जो उसमें नए कानून लाए गए उन्होंने उसके बारे में भी इल्म नहीं रखी गई। जो यहाँ के असेंबली के जो पुराने कानून थे वो कलादम करार दिए गए, उन्होंने वो भी नहीं देखा। अगर उन्होंने ये चीजें देखी होती, आज आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर से सवाल करते वो हर एक चीज में आपको जवाब दे देता। आज वो बेबस है, लाचार इसलिए हैं। आप देख रहे हैं कि सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, एमएलए हर एक ही बात बोल रहा है कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं है, किसी जगह हमारी कुछ चलती नहीं है। ये इसी वजह से है कि उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को नहीं पढ़ा है। अगर उनको ये पता होता कि जो हमारी असेंबली बनने वाली है इसमें अभी बिजनेस रूल भी नहीं बने हैं। बिल्कुल, देखिए एक असेंबली का एक अपना बिजनेस रूल होता है कि असेंबली कैसे चलाई जाती है, कौन से सवाल किए जाते हैं, कहां से जवाब मिलता है, कैसे काम करना होता है, किस कमेटी को कैसे फंक्शनल करना होता है, वो तो इन्होंने अभी किया ही नहीं है। वो तो अभी तक इनके कहने पे जो इन्होंने बिजनेस रूल असेंबली के लिए बनाए हैं वो अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस में वो फाइल पड़ी है, वो तो वहां से वापस आई नहीं। इनको ये भी पता नहीं है कि अगर देखिए परसों कैबिनेट मीटिंग हुई, इन्होंने असेंबली सेशन जो है बुलवाया अक्टूबर का जी, उसमें अभी ये भी जिक्र नहीं है कि असेंबली सेशन कैसे बुलाना है। उसमें ये भी जिक्र नहीं है, अभी पता ही नहीं है। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को भी ये भी पता नहीं है कि अगर हम कैबिनेट मीटिंग करें हमें कौन से फैसले लेने हैं,
कौन सा फैसला जायज होगा, कौन सा नाजायज होगा। अभी जब बिजनेस रूल बनेंगे, बिजनेस रूल अप्रूव होंगे, तब वो जो मंजर आम पे जो कानून आएंगे कि किस हिसाब से एक एमएलए को काम करना है, किस हिसाब से कैबिनेट मंत्री को काम करना है, कौन से पावर्स सीएम साहब के पास है, कौन से पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास रहेंगे, ये तो तभी होगा जब यहाँ पे बिजनेस रूल जो फ्रेम किए हैं उन्होंने वो अप्रूव होंगे। तब तो ये फजूल है। इन्होंने एकदम से अपनी कुर्सियां पकड़ने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए एकदम से यहाँ पे इलेक्शन में छलांग मारी, जीते, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, बाकी उनको किसी चीज की इल्म नहीं। और ये सब आपको याद होगा कि पिछली बार एक अजीब सी बात हुई थी, कुछ ट्रांसफर्स हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सीएम ने दावा किया कि भाई ट्रांसफर्स कैसे हुई। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो मेरे हद इख्तियार में है मैं वही कर रहा हूँ, यानी कि इस बात का भी इल्म नहीं है कि भाई ट्रांसफर किसे करनी है। देखिए, मैं आपको इसमें एक वजाहतन एक चीज बताऊं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बयान आया था, उसमें कहा था उन्होंने, जब वो कोलगांव गए थे तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास सारे पावर्स है, मेरे पास एक ही पावर्स है लॉ एंड ऑर्डर का, मेरे पास पुलिस है। जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ के जो तहसीलदार से लेके यहाँ के डिविजनल कमिश्नर तक सभी जो हाई रैंक ऑफिसर्स है वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े होते हैं। जी, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए एलजी साहब के पास पावर्स है। उन्होंने कोई गलत इक़्तिदार नहीं उठाया, उन्होंने कोई गलत ट्रांसफर नहीं की। हाँ, अगर किसी तहसीलदार, किसी डीसी को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो तो डीएम होते हैं, डीसी साहब, तहसीलदार भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हेड होते हैं। जी जी। जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, मजिस्ट्रेट के तौर पे एक नुमाइंदा चुना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। हाई रैंक ऑफिसर जो केएस गया हो, जो तहसीलदार हो, उसको अपॉइंट करते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि जो मजिस्ट्रेट लेवल के जो भी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं किसी जगह, उनको डिप्लॉय किया जाता है, एज मजिस्ट्रेट भेजते हैं। तो मजिस्ट्रेट के जो उस वक्त हद इख्तियार में होता है वो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करने के लिए होता है। तो अब तो जाहिर तौर पे समझते हैं कि पुलिस जो है वही उसी को लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा समझते हैं। पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैंने कहा कि जो पुलिस की देख रेख देखिए, बिल्कुल एक मजिस्ट्रेट देखता है, जो उनसे उस मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करने के पावर्स गवर्नर साहब के पास है। यानी कि ये जाहिर बात हुई कि सीएम को ये इल्म नहीं था, यहाँ पे भी कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो परसों हजरतबल में वाक़ा हुआ, दरगाह शरीफ पे जो एम्बलम तोड़ा गया जी, मैंने उस वक्त अपने एक बयान में ये कहा था कि जो गलती वहां पे हुई, गलती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है। वक्फ बोर्ड के जो वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार साहब, उनकी वजह से हुई है। दरख्शा जी तो कुछ भी कह सकती थी, एम्बलम लगाओ, नेशनल फ्लैग लगाओ, कुछ भी लगाओ, मगर एक ऑफिसर जो है, जो एक सीएसआर के तहत काम करता है, उसको देखना चाहिए था कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। रिलीजियस प्लेस है, लोगों के सेंटिमेंट्स मत उठोगे। गलती उस वक्त गवर्नमेंट ने की, गलती उन लोगों ने नहीं की जिन्होंने एम्बलम तोड़ा। उन्होंने रिएक्शन की और उनको रिएक्शन की सजा मिली। जिसने गलती की उसको सजा ही नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि एक उस जो वहां के हेड है वो तहसीलदार है, वक्फ बोर्ड के तहसीलदार हेड है उधर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है उसको ट्रांसफर करने के लिए। बिल्कुल एलजी के पास एक्टियर है, एलजी साहब ने ट्रांसफर नहीं किया, गवर्नमेंट बेबस हो गई, कुछ बोलते नहीं है। अगर उस वक्त शोर उठाया, एफआईआर लग गए, लोगों को हिरासत में लिया गया, 2-3 बंदों ने बोला, कंसर्न एमएलए ने बोला, चीफ मिनिस्टर ने बोला गलत हुआ है, एक्शन क्यों नहीं की? एक्शन इसलिए नहीं की उनके पास पावर्स नहीं है। ये डिफाइन है, जो भी पावर्स है डिफाइन है अभी। हाँ, असेंबली के जो रूल्स है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है असेंबली में, वो रूल अभी फ्रेम नहीं थे, उसमें वो बने ही नहीं थे। मैंने कहा कि इन्होंने ऐसे ही इलेक्शन में छलांग मारी। इनको चाहिए था कि पहले गवर्नमेंट के साथ वो चीजें टेक अप करते। अगर हमें कल असेंबली चलानी है, वो कैसे चलानी है? हमारे जो बिजनेस रूल है वो इसमें है ही नहीं।
वो फ्रेम कीजिए, हमें बताइए पहले हमें काम कौन से करने हैं। ये उस चीज से बेखबर रहे, नतीजा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो गए। परवेज साहब, आखिरी सवाल करेंगे आपसे। अगर यहाँ पे जिस का वादा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपको वापस दी जाएगी अपनी स्टेट, तो ये जो तरमीम जहाँ पे हुई, क्या आप समझते हैं कि ये तरमीम इसी तरह की रहेगी या उसमें अपने जो रूल्स थे वो वापस आ जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो आजकल के सियासतदान हैं, जो भी इस बारे में बोलते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, ये एक फजूल डिस्कशन है। देखिए, अभी हमारे जो कंट्री में पूरे मुल्क में बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी की हुकूमत बहुत सारे स्टेट्स में है। यहाँ पे भी होम मिनिस्ट्री के जरिए बीजेपी का ही कंट्रोल है। तो उन अशखास से, उन लीडर्स से, उस एडमिनिस्ट्रेशन से ये चीज तवक्का करना कि हमें स्टेटहुड मिलेगा, हमें कोई चीज मिलेगी, ये फजूल। देखिए, आपने बहुत सारे बयान पढ़े होंगे, बहुत सारे बयान सुने होंगे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के। हमारा सबसे बड़ा घर है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट, उसमें उन्होंने कहा कि हमें 370 तोड़ने के लिए 70 साल लगे। देखेंगे कब देंगे हमें स्टेट वापस। स्टेट का तो हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये स्टेट रूल मांगते हैं, स्टेट का कोई फायदा नहीं है। जो हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, अगर इनकी कोशिश कामयाब होगी वो चीजें लाने में, कश्मीर का बच्चा बच्चा इनके साथ है। यानी कि आपने मुझे लगता है कि आपने फॉर ग्रांटेड लिया है कि अब स्टेटहुड वापस मिलने वाला नहीं। देखिए, जिन्होंने 370 तोड़ा, जिनका ये एजेंडा था, वो लोग अभी हुकूमत में हैं। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने तोड़ा वो वापस देंगे? मुझे नहीं लगता है। और हमारे स्टेट में अभी उन्होंने एक, आपको पता होगा कि पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे स्टेटहुड को लेके। वो भी अर्जी दायर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीरी लोगों की ये मांग है कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो हमें वापस मिलना चाहिए, न कि हमें खाली स्टेटहुड देंगे। हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारा जो तहफ़्फ़ुज़, वो अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर करेगा, उनकी मेहरबानी होगी। हम भी चाहते हैं कि हमारा ये जो स्टेट था, जो अपने लॉज थे यहाँ पे, अपने कानून थे यहाँ पे, अपना झंडा था यहाँ पे, और एक अलग स्टेटस था जो मुल्क में बाकी स्टेट से, उसे एक अलग स्पेशल स्टेटस था। हम चाहते हैं हमें वो वापस मिले। हमें स्टेट को क्या करना है? नाज़रीन, परवेज साहब से बात होती रही। ये अगर हम पूरा इस पे डिस्कशन करेंगे, लगता है कि इनके पास इतना इल्म है कि सारा कुछ, जितनी भी नॉलेज है इन्हें है। हमें लगता है कि अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेते तो कम से कम वजाहत करते तमाम लोगों के सामने कि मुझे कौन से इख्तियारात है। हद कमाल तो बात यहाँ तक जाती है कि हकीकत नजर आ रही है। इनकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि जो भी हमारे सियासतदान सियासत में उतरे तो उन्हें ये इल्म नहीं था कि इसके बाद किन हालात का सामना करना पड़ेगा उन्हें, यानी कि जो उनके हद इख्तियार में नहीं है। लोग समझते हैं कि इनके हद इख्तियार में है, लेकिन उनके पास, उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि क्या उनके हद इख्तियार में ये बात है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात जो इनकी है, इनने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि स्टेटहुड कोई मसला नहीं है। जो एक खुसूसी स्टेटस हमारी स्टेट को हासिल था दफा 370, अगर वो मिले तो वादी कश्मीर के लोग, इनका कहना है कि वादी कश्मीर के लोग काफी शुक्रगुजार रहेंगे यहाँ की हुकूमत का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अगर दफा 370 वापस मिल जाए। तो ये बहस अगर हम छेड़ते जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कभी खत्म होने वाली नहीं। कुछ ऐसी चीजों का इन्होंने जिक्र किया कि जो हमारे सियासतदान जानते भी नहीं है। इन्हें वाज़ेह तौर पे कहा कि महराज मलिक को बिल्कुल यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी, अदालत का रुख आपने नहीं करना था, बल्कि उस पे भी आप अगर गौर करते कि एक बाज़ाब्ता तौर पे कानून बना हुआ है कि आपने पहले एक कमेटी तश्कील दी जाती,
वहां पे जिसके हेड यहाँ पे क्या बताए कौन हेड है, चीफ सेक्रेटरी जिसके हेड है, यानी कि उसमें रिव्यू हो जाता कि क्या वाकई तौर पे पहले देखा जाता कि क्या वो हालात पैदा हो चुके हैं कि जिसकी वजह से अब महराज मलिक पे यहाँ पे PSA लगा सकते हैं। लेकिन वहां तक नौबत ही नहीं आई, यानी कि हम कह सकते हैं कि सियासतदानों को ये पता ही नहीं कि अगर वाकई तौर पे अब इस दफा इस PSA को हटाना है तो पहले मूवमेंट क्या करनी है हमें। हाँ, अगर वहां से आपको ये लगता कि उस रिव्यू में आ जाता कि हाँ इन्हें PSA लगना इन पे लाजमी है तो फिर कोई बात थी, लेकिन डायरेक्टली यहां से अदालत का रुख करना पड़ा। बीच में जो रास्ता था वो पता ही नहीं यहाँ के सियासतदानों को कि ये रास्ता भी इख्तियार करना है। हम चाहते हैं कि परवेज साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर इलेक्शंस आइंदा होंगे तो आप जैसे लोगों की जरूरत है जिन्हें नॉलेज पूरी है, आप खुद ये महसूस करते तब कि मेरे हद इख्तियार में क्या है। आपने सारा कुछ देखा है कि इसके बाद कौन सी दफा 370 हटने के बाद और यूटी यहाँ पे कायम होने के बाद कौन से इख्तियारात हम में है, तो आपको लाजमी लगता है कि आपको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जी इंशाल्लाह जरूर वो देखेंगे। अगर कोई ऐसी लीडरशिप दिखी जिसको कश्मीरी लोगों की दर्द होगी, ऐसी लीडरशिप दिखी जो वाकई चाहते हैं कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है बहाल हो, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ है 5 अगस्त 2019 को, अगर उस जुल्म को एक खुशी की तब्दीली में कोई लीडर पेश हो तो मैं चाहूंगा कि मैं उसके साथ काम करूं। परवेज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा और इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि फिर परवेज साहब से मिलेंगे ताकि आप